हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम कक्षा 12वीं इतिहास विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका अध्याय है 5वां, जिसका नाम है यात्रियों के नजरिए। ठीक है, तो मैं आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओपन एजुकेशन पे स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे पार्ट 4 को, जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए थे उन पर एक नज़र डालेंगे कि कौन कौन से हमारे टॉपिक अभी हमें पढ़ना है इसमें। और इन टॉपिक के साथ जो आपका चैप्टर 5 है, उसके जो मेन जो टॉपिक्स हैं, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। वेलकम टू ओपन एजुकेशन। देखते हैं सबसे पहले हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले ओवरव्यू लेते हैं। और पिछली क्लास में भी मैंने आपको पढ़ाया था, बर्नियर के बारे में पढ़ाया था कि बर्नियर ने पूरब और पश्चिम की तुलना कैसे करी है, और कौन सी उसकी पुस्तक थी, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। भारतीय कृषि, भारतीय किसान की स्थिति के बारे में क्या बताता है वो, ये हमने उसमें जाना था। ठीक है, और आगे देखते हैं थोड़ा। तो बर्नियर के वृत्तांत से शहरी केंद्रों का वर्णन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शहरी केंद्रों के बारे में, जानेंगे कि बर्नियर ने शहरी केंद्रों के बारे में क्या बोला, क्या टिप्पणियां करी, ये जानेंगे थोड़ा। ठीक है, फिर बर्नियर ने एक जटिल सामाजिक सच्चाई की ओर इशारा किया। वो क्या थी जटिल सामाजिक सच्चाई, वो देख लेंगे थोड़ा। ठीक है, 3 टॉपिक्स हैं इसमें, 2 या 3 टॉपिक हैं, इसको देखते हैं। इसी के साथ सारे टॉपिक आपके समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद जो है ब्लू बॉक्सेस वगैरह रह जाएंगे, उसे मैं अलग से वीडियो में समझा दूंगा आपको। और उसके बाद वन लाइनर की जो मैं वीडियो लेकर आऊंगा 20, वो भी आपको समझा दूंगा। तो इसमें फोकस करते हैं थोड़ा सा, देखते हैं क्या है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि बर्नियर जो है बताता है यहाँ के किसानों की स्थिति के बारे में बताता है, और बताता है कि यहाँ का जो राज्य है वो कैसे बिहेव कर रहा है किसानों से वगैरह से, उसके बारे में थोड़ा बात करता है। जिसमें बताता है कि किसानों के पास अपनी जमीन नहीं हुआ करती थी, सारे जमीन का स्वामी कौन होता था, राज्य वगैरह हुआ करता था, उसके बारे में बोलता है। तो उसी में थोड़ा कंटिन्यू करता है कि बर्नियर बताता है कि राजा जो था भिखारियों का, क्रूर लोगों का राजा था वो। और शहर जो थे भारत के, वो नगर विनिष्ट थे, बर्बाद थे, खराब हवा थी यहाँ पर, जिससे दूषित थे लोग। ठीक है, तो ये मतलब जो भारत का जो वर्णन है वो नकारात्मक संदर्भों में करता है ज्यादातर, याद रखना, कौन, बर्नियर। और लेकिन सरकारी मुगल दस्तावेज बताते हैं कि राज्य जो था एकमात्र भूमि का स्वामी नहीं था, और कृषकों की स्थिति को दयनीय बताया, बड़ा चढ़ाकर बताया है। जो कि कृषकों की स्थिति को जो दयनीय बताता है बर्नियर, वो लगता है कि बड़ा चढ़ाकर उसने बताया है, जबकि इतनी खराब स्थिति कृषकों की नहीं थी। ये सरकारी मुगल दस्तावेज हमें इस बात की ओर इशारा करते हैं, तो ध्यान रखना इस बारे में। ठीक है, अगला पॉइंट, बर्नियर के वृत्तांत से शहरी केंद्रों का वर्णन करो। जो अगला जो टॉपिक है इसमें बताता है कि बर्नियर के जो वृत्तांत थे वो शहरी केंद्रों के बारे में बताओ कि शहरी केंद्र क्या थे उसके। ठीक है, वो थोड़ा देख लेते हैं, शहरी केंद्र क्या थे। तो शहरी केंद्रों का वर्णन क्या था वो देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कि बर्नियर जो है मुगल कालीन शहरों को वो शिविर कहता है, शहरों को शिविर की संज्ञा देता है बर्नियर, और बोलता है कि राजकीय शिविर पर निर्भर थे ये। और जो ये नगर थे, जो शिविर थे, ये राजकीय शिविर पर निर्भर थे, यानी कि राजा के आश्रय पर चलते थे ये। और राजकीय शिविर समाप्त हो जाते थे, इनकी सामाजिक आर्थिक नींव व्यवहार्य नहीं थी। वो कहता है कि जो राजकीय शिविर थे वगैरह वो समाप्त हो जाते हैं, और इनकी जो नींव थी वो व्यवहार्य नहीं थी। कहने वाला, क्योंकि जो ये शिविर थे ये स्वयं द्वारा चलित नहीं थे, इन्हें कोई व्यक्ति वगैरह या कोई समुदाय नहीं लगा रहा, ये राज की सेवा पर निर्भर थे। इसलिए जब राजा की इच्छा होती थी वो शिविर को हटा देता था, जब मन होती थी वो लगा देता था, तो उस पर निर्भर थे। इसका ऐसा मानना है शहरों के बारे में। और कहता है इनकी सामाजिक आर्थिक नींव व्यवहार्य नहीं थी, जो इनकी सामाजिक और आर्थिक नींव थी वो भी व्यवहार्य नहीं थी, और राजकीय प्रश्रय पर निर्भर थी। कहता राजकीय प्रश्रय बोलता है, प्रश्रय माने कि आश्रय पर, कि राजा की दया होगी, राजा अगर कुछ पैसे वगैरह देगा, राजा इनको शिविरों को लगाएगा तो लगेंगे, वरना नहीं लगेंगे। और क्योंकि कई प्रकार के नगर अस्तित्व में थे, लेकिन यहाँ पर जो वर्णन है निर्भर बोलता है, जैसे बर्नियर कहता है कि राजकीय शिविर पर ये निर्भर थे, लेकिन जो इसका जो वर्णन है वो सही नहीं होता। ठीक है, क्योंकि सच्चाई हमें आगे देखने को मिलती है, क्योंकि कई प्रकार के नगर अस्तित्व में थे, जैसे व्यापारिक केंद्र भी थे यहाँ पर, बंदरगाह नगर भी थे, तीर्थ स्थान भी थे, जहां पर व्यापारिक समुदाय और व्यावसायिक वर्ग रहते थे, ये अपना काम वगैरह करते थे वहां पर जाकर। ठीक है, तो कहने का मतलब है, जो बर्नियर कहता है कि जो शिविर थे राजकीय शिविर पर निर्भर करते थे, ऐसा कुछ नहीं है। और भी शिविर हुआ करते थे, और भी नगर हुआ करते थे, जैसे व्यापारिक नगर हो गया केंद्र, बंदरगाह नगर हो गया, तीर्थ स्थान हो गया, व्यापारिक समुदाय, व्यावसायिक वर्ग, ये भी थे। ठीक है, ये भी अपने नगर वगैरह इन्होंने स्थापित कर रखे थे। जैसे अहमदाबाद में व्यापारिक समुदाय था, जिसे नगर सेठ कहा जाता था। ठीक है, और अन्य शहरी समूहों में चिकित्सक थे। और भी बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि जो बर्नियर जो बोल रहा है कि राजकीय शिविर पर निर्भर थे, ऐसा नहीं है, और भी लोग हैं, जैसे अन्य शहरी समूह भी थे, जैसे कि इसमें बता रहा है चिकित्सक वर्ग था, एक अध्यापक थे,
चित्रकार थे उस समय, व्यावसायिक वर्ग था, और इनमें से कई राजश्रय पर निर्भर थे और बाजारों में जीवन यापन भी करते थे। ठीक है, राजश्रय पर तो निर्भर थे, लेकिन ये अपनी तरफ से भी काम किया करते थे, पूरी तरह से राजश्रय पर निर्भर नहीं थे। तो इस क्वेश्चन में आपको यही बताना है कि जो बर्नियर है वो बताता है कि जो नगर है, शहर है, उसको वो शिविर की संज्ञा देता है और बोलता है कि राज के शिविर थे ये सारे, इस पर निर्भर रहा करते थे। ठीक है, और इनकी सामाजिक स्थिति जो थी व्यवहार्य नहीं थी, ज्यादा अच्छी सामाजिक आर्थिक स्थिति नहीं थी, क्योंकि ये राजकीय प्रश्न पर निर्भर थे, यानी कि राजा की दया वगैरह पर निर्भर थे ये। लेकिन क्योंकि कई प्रकार के नगर अस्तित्व में थे, लेकिन यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि नहीं होगा लेकिन लिख देना कि कई प्रकार के नगर भी अस्तित्व में हमें देखने को मिलते हैं। बर्नियर ने इन नगरों का जिक्र नहीं किया है, ठीक है, जो मैंने ग्रीन से लिख रखा है। व्यापारिक केंद्र थे, जैसे बंदरगाह नगर थे, तीर्थ स्थान थे जहां व्यापारिक समुदाय और व्यावसायिक वर्ग थे। कहने का मतलब है इन केंद्रों की उसने चर्चा नहीं करी है, इन नगरों की चर्चा नहीं करी है, बस उसने सिंपल सा बता दिया बर्नियर ने कि यहाँ के जो शिविर थे वो राज के शिविर पर निर्भर करते थे। ठीक है, तो याद रखना, राज के शिविर पर निर्भर करते होंगे, लेकिन पूरी तरह से करते थे ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे ये बताया ना, ये सारे केंद्र वगैरह थे, ये बहुत ऐसे थे जो खुद से भी कार्य किया करते थे। तो ये इसका शहरी केंद्रों पे थोड़ा बात करता है, वो पेपर में आए तो लिख देना। जैसे अहमदाबाद में व्यापारिक समुदाय को नगर सेठ कहा जाता था, ठीक है, और अन्य शहरी समूह भी रहते थे, चिकित्सक वर्ग हो गया, अध्यापक हो गया, चित्रकार हो गया, व्यावसायिक वर्ग हो गया, ये सब। तो शहरी केंद्रों पर आए तो लिख देना ऐसे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बर्नियर ने जटिल सामाजिक सच्चाई की ओर इशारा किया है, क्या बताया है। तो जटिल सामाजिक सच्चाई क्या थी वो देख लेते हैं। बर्नियर की लगभग ज्यादातर जो बातें हैं भारत के बारे में जो उसने बताई हैं, वो बड़ा चढ़ाकर उसने बताई है। ठीक है, छोटी सी बात होती है वो इतनी बड़ी बना देता है उसको। ठीक है, और हमेशा भारत को निकृष्ट दिखाने का प्रयास करता है। निकृष्ट माने नीचे। ठीक है, ये यूरोपियन की मेंटेलिटी थी कि भारतीय को नीचा दिखाते थे, तो वो भी वही दिखाता है। ठीक है, लेकिन जो कुछ ऐसी भी बातें हैं जो जब वो भारत के बारे में बोलता है तो वो सामाजिक सच्चाई की ओर इशारा करती हैं। देखते हैं हम, सारी बातें उसकी गलत नहीं है, कुछ बातें उसकी बहुत अच्छी भी हैं जो बिल्कुल सामाजिक सच्चाई बताती हैं कि समाज में जो सच्चाई थी। देख लेते हैं क्या है। ठीक है, मुगल काल, वो बोलता है, बर्नियर कहता है मुगल काल, मैं हट जाता हूं यहां से, आप बोर्ड देखना सीधा। मुगल काल जो है निरंकुश है और उसके विवरण की कहीं कहीं जटिल सामाजिक सच्चाई बताती है। तो बताता है मुगल काल को निरंकुश शासन कहता है वो, कौन, बर्नियर, और इसलिए और वो अपने विवरण में कहीं कहीं जटिल सामाजिक सच्चाई की ओर इशारा करता है। जैसे उदाहरण के लिए वो कहता है कि शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने का कोई प्रोत्साहन नहीं था। ठीक है, वो कहता है कि शिल्पकारों के पास उत्पादों को बेहतर बनाने का कोई प्रोत्साहन नहीं था। कहने का मतलब जो शिल्पकार है, जो हाथों से सामान वगैरह बनाते हैं, लोहार हो गए उसमें, है ना, बुनकर हो गए, बढ़ई वगैरह हो गए, उनके पास कोई सामान नहीं है बनाने का। ठीक है, उत्पादों को बेहतर करने का कोई प्रोत्साहन नहीं है। प्रोत्साहन का मतलब है कि बोल रहा है यहाँ पे कि राजा की तरफ से कोई मदद नहीं जा रही है, राज्य कोई मदद नहीं कर रहा उनकी। आगे, उत्पादन का पतन हो रहा है, इसलिए जब राजा मदद नहीं करेगा उन्हें, जो शिल्पकार वगैरह है उनकी स्थिति वगैरह नहीं जानेगा, तो जो शिल्पकार है वो भी क्यों इंटरेस्ट लेंगे इस काम में। ठीक है, तो इसलिए उत्पादन पतन हो रहा है बर्नियर के हिसाब से, कि उत्पादन का जो है पतन हो रहा है। पतन माने कि उत्पादन बर्बादी की तरफ जा रहा है। आगे बहुमूल्य, फिर आगे बताता है वो, लेकिन बहुमूल्य धातुएं भारत में आती थी। वो कहता है कि जो बहुमूल्य धातुएं हैं दुनिया भर की, वो भारत में आती थी, जिनमें सोना चांदी के बदले उत्पादों का निर्यात किया जाता था। यहां पर वो बता रहा है कि दुनिया भर की जो बहुमूल्य धातुएं थी, जिनमें सोना चांदी हो गया, वो भारत में आती थी, और बदले में जो भारत के जो शिल्पकार थे, जो सामान बनाते थे, उनको बेचा जाता था, उनका निर्यात किया जाता था। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बारे में। उत्पादों को निर्यात समझते हैं ना, एक्सपोर्ट करना, बेचना, और आयात माने खरीदना, लाना अपने देश में। तो वही सोना चांदी भारत में आ रहा है, तो बदले में यहां से भारत का सामान जा रहा है। ठीक है, उसे बेचा जा रहा है, तो लेन देन चल रहा है। अगला पॉइंट, फिर वो आगे कहता है कि शिल्पकारों के पास औजारों का अभाव था। वही वाली बात है, वो कह रहा है जो शिल्पकार थे उनके पास औजारों का अभाव था, औजार नहीं थे उनके पास बनाना। ठीक है, तो ध्यान रखना। लेकिन निपुण कारीगरों से सीखा कह नहीं सकते। लेकिन वो आगे लाइन में कहता है कि शिल्पकारों के पास औजार नहीं थे, उसके बाद भी जो शिल्पकार थे वो इतने निपुण थे किसी भी काम में कि कुछ उसकी हद नहीं, बहुत अच्छी चीज बना लिया करते थे वो, जबकि उनको कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया, राज्य ने कोई मदद नहीं करी, फिर भी उनके अंदर ये टैलेंट था। ये बोलता है कौन, बर्नियर बोलता है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं हम कह सकते कि उन्होंने निपुण कारीगरों से सीखा हो वो काम, किसी से सीखा हो उन्होंने, ऐसा भी नहीं कह सकते हम। आगे बोलता है यूरोप की बनी वस्तुओं की निपुणता से नकल करते थे वो। अगर यूरोप की कोई उन्हें वस्तु मिल जाए तो उसकी वो हुबहू कॉपी बना दिया करते थे, उसकी एकदम
वैसी बना दिया करते थे नकल करके एकदम। तो टैलेंट था उनमें, ये बता रहा है। असली नकली का अंतर करना कठिन है। जब वो बनाते थे वस्तु, कोई यूरोप की उन्होंने वस्तु देख ली तो उसी की तरह बना देंगे उस वस्तु को भी। तो असली नकली का अंतर करना मुश्किल हो जाता है, भाई कौन सी असली है कौन सी नकली है। ठीक है, जैसे आज के दिन में चाइना करता है वाला काम बहुत, है ना, सामान अमान बना देता है, मोबाइल वोबाइल निकल रहे हैं एप्पल एप्पल के, उसी की कॉपी वॉपी बना देता है। ठीक है तो चाइना खूब खेलता है ये वाला खेल। तो करना कठिन हो गया। और बर्नियर ने निम्नलिखित शिल्प कार्यों का वर्णन किया है। और बर्नियर जो है निम्नलिखित शिल्प कार्यों का वर्णन करता है यहाँ पर। ठीक है, देख लेना यहाँ पर कौन कौन से क्या क्या बनाया करते थे। बंदूकों का निर्माण करते थे यहाँ के शिल्पकार, बंदूकों को बनाते थे। स्वर्ण आभूषण बनाया करते थे, स्वर्ण के आभूषण बनाना हो। ठीक है, और चित्रों का निर्माण करना हो, चित्र वगैरह बनाते थे। गलीचों का बुनना वगैरह हो। ठीक है, गलीचे मतलब कालीन वगैरह जो बना रहे हैं ये सब, गलीचों का बुनना हो। ठीक है, जरी हो, कसीदाकारी हो। कसीदाकारी माने कुछ उस पर चित्र वगैरह बना देना, कुछ अपनी नई आर्ट वगैरह उस पर दिखा देना। ठीक है, और कढ़ाई वगैरह करना हो, और रेशमी व सूती वस्त्रों का निर्माण करना हो। ठीक है, तो बंदूकों का निर्माण हो गया, स्वर्ण आभूषण बनाना वगैरह हो गया, चित्रों का निर्माण हो गया, गलीचों का निर्माण हो गया, को बुनना, जरी हो गया, कसीदाकारी हो गया, कढ़ाई हो गया, रेशमी व सूती वस्त्रों का निर्माण। तो ये सारी चीजें बताता है बर्नियर, एक जटिल सामाजिक सच्चाई की ओर इशारा करता है। तो ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, इसमें वो शिल्पकारों की बात कर रहा है कि शिल्पकारों के पास कोई प्रशिक्षण नहीं था, राज्य उनकी कोई मदद नहीं करता था, उनके पास औजार नहीं थे, उसके बावजूद वो वस्तुओं की नकल इस प्रकार करते थे कि असली और नकली का फर्क करना मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो मतलब ऐसे कह सकते हो कोई ऐसा स्टूडेंट है जो स्कूल में भी जिसकी पढ़ाई नहीं हो रही है ढंग से, ठीक है, और उसके बाद कोई पैसे वगैरह भी नहीं है, फाइनेंशियल उसके पास लिमिटेशन है। ठीक है, और जैसे तैसे वो स्कूल वगैरह जा रहा है, अपना पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छा है, वो घर पे वो मेहनत बहुत कर रहा है। तो ये वैसी बात हो गई कि शिल्पकारों के पास कोई प्रशिक्षण नहीं है, कोई प्रोत्साहन उन्हें दिया नहीं गया, उसके बावजूद वो अपनी दिमाग से, अपनी लगन से वो कितने अच्छे से वो वस्तुओं को बना पा रहे हैं, ये उनकी तारीफ करता है बर्नियर। ठीक है, शिल्पकारों की भारत की। तो ध्यान रखना इस बारे में। और ये सामाजिक सच्चाई की ओर इशारा करता है, और मुगल काल को निरंकुश कह रहा है बिल्कुल, कि निरंकुश है, लोगों की स्थिति को खराब कर रखा है इसमें, दयनीय बना रखा है। कृषकों की, वैसे पिछले पार्ट में मैंने पढ़ाया था, कृषकों की स्थिति दयनीय बताता है ये। हालांकि वो अलग बात है, जिस तरह ये बोलता है कृषकों के बारे में और कृषि के बारे में, जो यहाँ का चित्रण प्रस्तुत करता है वो एकदम सत्य नहीं है। ठीक है, वो जमीनी हकीकत से, सच्चाई से बहुत दूर है, क्योंकि जो मुगल दस्तावेज हैं वो बताते हैं, ठीक है, कि जो था राज्य ही एकमात्र स्वामी नहीं था भूमि का। तो लेकिन ये बोलता है कि राज्य ही सारी भूमि रख लेता था अपने पास, किसानों को कुछ नहीं देता था। ठीक है, भिखारियों का और क्रूर लोगों का राजा था। ठीक है, मुगल काल को बोल रहा है राजा का मतलब यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये अपना उसमें बता रहा है। ठीक है, और याद रखना बर्नियर ने सती प्रथा वगैरह के बारे में भी बताया है यहाँ पर। ठीक है, पैसे जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा। तो बर्नियर का नाम याद रखना, बर्नियर इंपॉर्टेंट है। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर इसकी किताब थी, फ्रांस से ही आया था, 17वीं शताब्दी में आया था ये। ठीक है, और शाहजहां के शासनकाल चल रहा है, जब ये मुगल काल बात कर रहा है ना, तो शाहजहां का शासनकाल भारत में चल रहा है। ठीक है, उसके बड़े बेटे दारा सिकों की सेवा में आया था, ये पिछली क्लास में शायद मैंने बताया आपको। ठीक है, चिकित्सक के रूप में आया था ये। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसको अच्छे से आप रीड कर लेना। ठीक है, शहरी केंद्र के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। और इसके बाद आपका सारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सारे हो जाएंगे। अल ब्रूनी के बारे में हमने चर्चा करी थी, इब्न बतूता दूसरा जो यात्री था उसके बारे में चर्चा करी थी, और जो तीसरा यात्री है फ्रांसवा बर्नियर, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। तो इसके बाद जो है सारे पार्ट के जो भी टॉपिक हैं आपके आ गए इसमें, और इसके बाद हम ब्लू बॉक्सेस वगैरह देखेंगे, और वन लाइनर में आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, हमने ये बर्नियर के बारे में देखा, थोड़ा शहरी केंद्रों के बारे में बताया, राजकीय शिविर के बारे में बोलता है वो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि राजकीय शिविर ही थे, और भी चीजें थी यहाँ पर, व्यापारिक केंद्र थे, बंदरगाह नगर वगैरह थे, और समुदाय रहते थे, अध्यापक चिकित्सक वगैरह थे इसमें। और जटिल सामाजिक सच्चाई की ओर उसने बताया कि शिल्पकारों के बारे में बताता है यहाँ पर वो। ठीक है, कि शिल्पकारों की स्थिति क्या है और क्या क्या काम कर लेते थे वो। ठीक है, तो ये इतना ही रखते हैं फिर आज के लिए। ठीक है, अच्छा लगा है तो लाइक करना, नहीं लगा तो डिसलाइक करना। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि हम इसे इंप्रूव कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपनी पढ़ाई करते रहो, एग्जाम आने वाले हैं आपके। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।